क्लास 12th फिजिक्स लेसन 1 हम लोग कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड लेसन फर्स्ट है हमारा। इसका पहला पार्ट हम देख चुके हैं जिसमें हमने चार्ज की को जनरली समझा था, क्वांटाइजेशन ये सब चीज़ें देखी थी। हमने लास्ट टाइम ये भी देख लिया था कि दो चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं अगर वो सिमिलर हैं, और अपोजिट है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ये कितना अट्रैक्ट करते हैं, कितना रिपल करते हैं, ये वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, इसलिए आज हमें कूलम्स लॉ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करने वाले हैं कूलम्स लॉ। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या है स्टूडेंट? कूलम्स लॉ इज फॉर फाइंडिंग, क्या फाइंड करने के लिए है? वैल्यू ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, कि अगर दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे के नियर में है तो उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, और इससे पहले हम एक और चीज़ समझ लेते हैं कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर बार बार एक नाम आएगा, 2 पॉइंट चार्जेस रेस्टिंग 10 मीटर पर अपार्ट, 5 मीटर अपार्ट, ऐसा। तो पॉइंट चार्जेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? हमने ये देख रखा है कि चार्जेस किसी ना किसी मास के साथ आते हैं, है ना। जैसे आते हैं किसी ना किसी मास के साथ चार्ज आता है कि कोई बॉल है, हमने उस बॉल के ऊपर जैसे चार्ज डाल दिया, है ना, हमने किसी बॉल को चार्ज कर दिया, है ना। किसी भी चीज़ को हम चार्ज देते हैं तो उसका कोई ना कोई साइज़ होता है, कोई ना कोई मास होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि दो चार्जेस एक दूसरे के नियर में हैं लेकिन वो डिस्टेंस फिर भी इनके शेप के हिसाब से, कि अगर चार्ज जो है इस बॉडी पर है और इस बॉडी पर है और इन दोनों बॉडी के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो इन बॉडी के जो शेप और साइज़ को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। इन बॉडी के शेप और साइज़ को नेग्लेक्ट करके क्या मानते हैं कि ये एक छोटा सा पॉइंट है। अगर दो बॉडीज़ जिनके बीच में हम फोर्स फाइंड करते हैं, दो बॉडीज़ जिनके बीच में हम क्या फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स? फोर्स निकालते हैं, और अगर उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है तो तब इन चार्ज वाली बॉडीज़ को क्या एज्यूम किया जाता है? पॉइंट चार्ज, कि वो बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट है। ठीक क्लास, तो पॉइंट चार्ज को स्टार्ट करते हैं, मतलब पॉइंट चार्ज के हिसाब से कूलम लॉ स्टार्ट करते हैं। तो हम कूलम्स लॉ में क्या मानते हैं कि सपोज हम क्या मानते हैं कि कोई चार्ज यहाँ रखा है, पॉइंट चार्ज Q है या Q1 नाम दे दो, एक और पॉइंट चार्ज यहाँ पर Q2 है, और सपोज इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है R। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं तो इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना लगेगा उसके लिए हम कूलम्स लॉ लिख लेते हैं स्टूडेंट पहले, है ना, लिख के फिर उसको रीड करेंगे। सो स्टूडेंट, ये मैंने लिख लिया है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस या 2 पॉइंट चार्जेस। मान लो कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी फोर्स होगा वो तो हमको पता ही है, प्लस प्लस होंगे तो रिपल्शन है, माइनस माइनस होंगे तो भी रिपल्शन है, अगर एक प्लस एक माइनस है तो अट्रैक्शन है। तो फिर से लिख लेते हैं, कूलम का लॉ है ये, कूलम लॉ की डेफिनेशन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस या 2 चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस। मतलब ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? दोनों चार्जेस के मल्टीप्लाई के, प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस Q1 इंटू Q2 के प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होता है ना, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा प्रोपोर्शनल होता है ये? उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्लास। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है, फिर से सुन लीजिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस या 2 चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, हम पहले सपोज मान लेते हैं कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या है? F है। इफ द फोर्स बिटवीन them
इज एफ। हम ये सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, है ना। अभी वेक्टर फॉर्म में भी बात करेंगे, क्योंकि एफ फोर्स होता है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका वेक्टर फॉर्म भी निकालेंगे ना। लेकिन पहले इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, फिर डायरेक्शन की बात करेंगे। तो इफ़ द फोर्स बिटवीन देम, या यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन देम इज एफ, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी, जो उन्होंने कहा है हम वही करेंगे। उन्होंने बोला है कि एफ किसके प्रोपोर्शनल है, एफ प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल। तो एफ प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2। इक्वेशन 1 दे दो इसको चाहो तो। फिर आपने ये देखा कि एफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1 के अपॉन में। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्स रिलेशन किसके साथ है उसका, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनके बीच के डिस्टेंस को हमने क्या माना है, के बीच के डिस्टेंस को हमने अगर r माना है, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखा जाए तो F जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 इंटू Q2 और अपॉन में ये R का स्क्वायर। तो क्लास ये तो प्रोपोर्शनल हो गया, लेकिन हमको चाहिए वैल्यू इक्वल। कैसी चाहिए हमको, वैल्यूज़ इक्वल चाहिए। तो हम इस प्रोपोर्शनल साइन को यहाँ से रिमूव करते हैं। अगर हम प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जब हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं ना, तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर जो कांस्टेंट आता है उसको हम कहते हैं के। जब प्रोपोर्शनल साइन को हटा दिया तो वो वैल्यू के है, और इसकी वैल्यू हो गई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है क्लास। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे फोर्स की वैल्यूज़ हो गई है। अगर आपको Q1 Q2 R का स्क्वायर है, R की वैल्यू पता है और आपको इस कांस्टेंट की वैल्यू पता है, तो हम इनके बीच में लगने वाले फोर्स को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि फोर्स की जो यूनिट होती है वो तो हमने पहले ही देख चुके हैं, न्यूटन होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन की बात अब अभी करेंगे, किस तरफ होती है डायरेक्शन, जब हम वेक्टर फॉर्म लिखेंगे इसका। तो स्टूडेंट्स, अगर हम Q1 और Q2 चार्जेस हैं, इनको अगर कूलम में लें, और R जो है हमारी यूनिट, मतलब डिस्टेंस, उसको मीटर में लिया जाए, और फोर्स को अगर न्यूटन में लें, तो फॉर एयर और वैक्यूम के की एक वैल्यू है जो फाइंड की गई है। के जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0। तो के की जगह में क्या रख सकता हूँ, हम रख सकते हैं के प्लेस पे 1/4πε0। इसको एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 पढ़ा जाता है, जहाँ पर एप्सिलॉन 0 क्या होता है, एप्सिलॉन 0 इज द परमिटिविटी होता है। ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एयर कह लो अभी इसको हम, क्योंकि अभी हम बात एयर की करते हैं, या वैक्यूम भी कह सकते हैं, कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। परमिटिव वर्ड को मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा कि आपको होता क्या है ना, कि परमिटिव का मतलब क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पर 1/4πε0 के की जगह रख दें, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये जो वैल्यू है, ये हमारी फाइनल फोर्स की वैल्यू है। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, कहीं कहीं इसको कूलम्बिक फोर्स भी कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्स की फाइनल वैल्यू। इसके अलावा और देख लेते हैं, 1/4πε0 की एक वैल्यू असाइन की जाती है। हम जो क्वेश्चंस करते हैं उसमें 1/4πε0 एक कांस्टेंट है, जिसकी जो वैल्यू असाइन की जाती है वो वैल्यू होती है 9 × 10⁹। क्या होती है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू क्या असाइन की जाती है, 9 × 10⁹। याद रखिएगा 1/4πε0 इस पूरे की जगह, या यूँ कह लो कि हमारा जो के
कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 रखी जाती है जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं या क्वेश्चंस करते हैं वहाँ पर। ठीक क्लास, तो ये वैल्यूज हो गई है। और एप्सिलॉन जीरो की भी वैल्यू हम बता सकते हैं आपको। एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू भी यहाँ पर होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 सी स्क्वायर n-1। तो ये एप्सिलॉन को थोड़ा सा मैं समझाऊंगा तब ये यूनिट और ये सब चीज़ बता दूंगा कहाँ से आई है स्टूडेंट। अभी बस वैल्यू इसलिए लिख रहा हूँ कि आप फेयरली इसको उतार भी सकते हो अपनी कॉपी में। जिस तरीके से मैं लिखवा रहा हूँ सबको आप फेयरली उतार सकते हो। तो एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻2 सी स्क्वायर n-1 m⁻²। ये इसकी यूनिट है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक आप कर सकते हैं। ये आपकी डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन हो गया। स्कूल में जैसे क्वेश्चंस आते हैं या एग्जाम्स में, आपकी बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आता है, डेराइव कूलम्स लॉ, मतलब डिफाइन कूलम्स लॉ एंड डेराइव इट्स फार्मूला। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये उसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, है ना। और उसके बाद ये F Q1 Q2 इस टाइप से लिख सकते आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी इस डायग्राम को थोड़ा सा पूरा करना है बाकी है, क्योंकि डायरेक्शन नहीं बताई हमने कि डायरेक्शन किस तरफ होती है। ठीक है, तो डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं स्टूडेंट। सिंपल सी बात है, हमने क्या देख रखा है कि देखिए ये Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज दोनों प्लस के हैं, मतलब इन दोनों में कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स का जरा फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स जो होता है वो Q1 Q2 दोनों पर डिपेंड कर रहा है। मतलब Q1 Q2 पर भी फोर्स लगा रहा है, Q2 Q1 पर भी लगा रहा है, लेकिन फोर्स उतना ही आएगा। ध्यान रखिएगा, जितना फोर्स Q1 Q2 पर लगा रहा है उतना ही फोर्स Q2 Q1 पर भी लगाएगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला तो एक ही है और जिसमें दोनों चीज़ यूज़ होती है, Q1 भी यूज़ होता है और Q2। सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो पॉजिटिव चार्ज को रिपल करता है, तो इनके बीच में लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है। पहले देखते हैं कि Q1 Q2 पर कितना फोर्स लगाता है। इसको रिप्रेजेंट कहते हैं F12। ठीक है, फोर्स ऑन 2/1। F12 मतलब 1 लगा रहा है फोर्स 2 पर, F12 इसकी डायरेक्शन देख सकते हैं आप, ये है। ये क्यों होगी स्टूडेंट, क्योंकि ये इसको दूर धकाएगा, मतलब इसको अपने से पास नहीं आने देगा, इसको रिपल करेगा तो इसकी डायरेक्शन ऐसी आउटवर्ड होगी। और ये भी क्या करेगा, ये भी इसको रिपल करेगा, यानी इसकी डायरेक्शन भी कैसे होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है अलोंग द एक्सिस। जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को एक्सिस कहते हैं। अलोंग द एक्सिस होती है आउटवर्ड, यानी Q2 पर जो फोर्स लग रहा है वो इधर आउटवर्ड और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इधर आउटवर्ड। ठीक है, चलिए क्लास, तो ये मैंने डायरेक्शन का भी आपको बता दिया। अगर इसमें से एक चार्ज कोई सा भी माइनस का हो जाता तब डायरेक्शन दोनों बदल जाती है स्टूडेंट। दोनों डायरेक्शंस क्या होती है स्टूडेंट्स, चेंज हो जाती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बात हमने कूलम्ब्स लॉ के लिए कर ली है। कूलम्ब्स लॉ में क्या बताता है, कूलम्ब्स लॉ हमको फोर्स की वैल्यूज देता है कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, लेकिन ये परमिटिविटी कहाँ से आ गई। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, अभी थोड़े समय बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। कुल मिला के सिर्फ इतना है कि अभी हम जो फोर्स लगा रहे हैं, अब यहाँ तक तो आप डेरिवेशन कर लेना, अब आगे का मैं पार्ट समझाता हूँ। अभी हमने क्या देखा कि 2 चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं, Q1 और Q2। ये इस पर फोर्स लगाता है, ये इस पर फोर्स लगाता है। भाई ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स कंजर्वेटिव है, मतलब ये दोनों टच में नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे को दूर से ही फोर्स लगा देते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं स्टूडेंट, दूर से ही फोर्स लगा देते हैं। मतलब ये फोर्स जो है इसके बीच में आने वाले मीडियम पर डिपेंड करता है ना। इनके बीच में जो मीडियम है उस पर कुछ ना कुछ तरीके से डिपेंड करेगा कि इनके बीच में लगने वाले फोर्स को क्या मीडियम रोक रहा है या क्या कर रहा है। ठीक है ना, इस टाइप से। तो ये समझ के चलिए कि जो स्पेस है, ये स्पेस इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को परमिट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या किस रेट से परमिट कर रहा है, उसी को कहते हैं एप्सिलॉन जीरो परमिटिविटी। कि जो एयर है वो इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को किस तरीके से परमिट करती है। अभी अपन अगले चैप्टर में टॉपिक पढ़ेंगे डाई इलेक्ट्रिक।
डाई इलेक्ट्रिक क्या करते हैं स्टूडेंट, इनके बीच में लगने वाले फोर्स को कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। कैसे करते हैं अभी आगे देखेंगे। तो एप्सिलॉन जीरो का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो एयर है या वैक्यूम है, ये इनके बीच में लगने वाले फोर्स को परमिट किस रेट से परमिट कर रही है, कितना आगे जाने दे रही है, या उसको रोक रही है या नहीं, ये चीज़ को शो करती है परमिटिविटी, है ना। तो एप्सिलॉन जीरो क्या है, परमिटिविटी है कि भाई स्पेस में दो चीज़ों के बीच में जो मीडियम एयर है, ये इनके बीच में लगने वाले फोर्स को रिड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है, या किस रेट से रिड्यूस कर रहा है, वो वैल्यूज हमको परमिटिविटी शो करती है। क्लियर है इतना हमको। तो एप्सिलॉन जीरो क्या है, परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, जो हमको ये समझाती है कि दोनों चार्जेस के बीच में जो स्पेस है वो इनके बीच में लगने वाले फोर्स को किस प्रकार सेट करता है, अलाउ करता है या रोकता है। जैसे डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं, है ना, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो नॉन कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, वो डाइलेक्ट्रिक होते हैं। वो क्या करते हैं, इनके बीच में लगने वाले फोर्स को रिड्यूस कर देते हैं। कैसे रिड्यूस कर देते हैं, इनके बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा रिड्यूस करके। हम आगे की क्लास में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जब पढ़ेंगे, बट इतना सफिशियंट है कि एप्सिलॉन जीरो क्या है, यहाँ पर परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। चलिए क्लास फिर से हम हमारे फॉर्मूले पे चलते हैं। यहाँ से हम कुछ और डेफिनेशन देखना चाहेंगे। हम यहाँ से कूलम की डेफिनेशन को फिर से पढ़ते हैं कि कूलम की डेफिनेशन क्या है, मतलब वन कूलम क्या है। वन कूलम को अपन फिर से पढ़ते हैं। हमारा जो फॉर्मूला था एफ का, हमने देखा कि उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। अगर दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से R स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अगर मैं इसमें दोनों चार्ज को 1 कूलम मान लूँ स्टूडेंट, कि मैंने जो दो चार्ज लिए हैं, दोनों चार्जेस को हम 1 कूलम मान ले, ठीक है, तो हमारा फोर्स कितना होगा, इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई है, 9 × 10⁹। इसको 1 मानूँ तो 1 × 1 1 ही होगा। और ये मान लो कि दो चार्जेस 1 कूलम के एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पर हैं, रखे हुए हैं, तो 1 का स्क्वायर। अगर 2 कूलम के चार्जेस को हमने 1 मीटर के डिस्टेंस पर रख दिया है, तो ये सब वैल्यूज 1 है, यानी फोर्स सिर्फ किसके इक्वल होगा, F जो होगा वो इक्वल होगा 9 × 10⁹ न्यूटन के। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर दो चार्जेस जो 1 कूलम के हैं, अगर उनको 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखें, तो वो एक दूसरे को इतने फोर्स से रिपल करेंगे, 9 × 10⁹ न्यूटन के फोर्स से एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो यहाँ से 1 कूलम की डेफिनेशन क्या हो गई, 1 कूलम की डेफिनेशन ये हो गई कि 1 कूलम इज द that amount of charge, 1 coulomb is that amount of charge which when residing at a distance of 1 मीटर। मतलब अगर 1 कूलम चार्ज को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रिसाइडिंग यानी रखा जाए, तो वो एक दूसरे पर कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 9 × 10⁹ न्यूटन अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ से 1 कूलम की एक डेफिनेशन सेट की है कूलम लॉ के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ स्टूडेंट। तो 1 कूलम इज दैट फोर्स इज दैट चार्ज, लिख लेते हैं हम लोग पहले। तो स्टूडेंट ये हो गई डेफिनेशन, मैंने लिख ली है। 1 कूलम इज द चार्ज, 1 कूलम वो चार्ज है दैट व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अनादर चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। मतलब 1 कूलम वो चार्ज है जिसको 1 मीटर की डिस्टेंस पर सेम 1 कूलम के चार्ज के बराबर रख के पास में रखा जाए, तो वैक्यूम के अंदर वो कितना एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स ऑफ रिपल्शन उसको फील होगा। क्लियर है क्लास। तो ये हम देख चुके हैं। वेक्टर फॉर्म देखते हैं स्टूडेंट। वेक्टर फॉर्म में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना है, फॉर्मूला तो ये रहेगा। वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला होता है ये, वेक्टर एफ इज इक्वल्स टू सेम वैल्यू, क्योंकि चार्जेस तो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। बस यहाँ पर क्या होता है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, उसका हम क्या लेते हैं स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर यहाँ लिखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस भी वही लिखते हैं जो भी है हमारी R²। अब यहाँ पर
1 2 लिखा जाता है, तो वो जो यूनिट वेक्टर होता है वो 1 से 2 की डायरेक्शन में हो जाता है। क्या हो जाता है? 1 से 2 की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आर कैप आता है, R12 का कैप। इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, कि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है यहाँ पर, बस और कुछ भी नहीं है। समझा देता हूँ आपको कि जब बात वेक्टर की होती है ना, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, मतलब समझा देता हूँ आपको। ये एक चार्ज यहाँ रखा है तो इसका पोजीशन वेक्टर हमको दिया होता है, एक और चार्ज यहाँ रखा है, इसका भी पोजीशन वेक्टर दिया होता है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसका भी हमको क्या दिया होता है, हम इससे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब इसका फोर्स उसके ऊपर निकालते हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक के लेते हैं, और ये हमारा वेक्टर होता है इनका, मान लो ये R12, और जब इसका इसके ऊपर निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ से इधर नाम मानते हैं, तो R21 हो जाता है वो, है ना। डायरेक्शन अपोजिट होगी ऑब्वियसली, इसकी यहाँ से डिस्प्लेसमेंट R21 होगी, इसकी यहाँ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू उतनी ही है, बस डायरेक्शन अलग है, यहाँ से यहाँ तो R21। तो बस वो डायरेक्शन देने के लिए स्टूडेंट हमको ये करना होता है, ठीक है। वैल्यू वही रहेगी, ये सिर्फ क्या होगा, हमको डायरेक्शन के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। क्वेश्चंस में जब आएगा आपको और अच्छे से समझा देंगे स्टूडेंट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। देखिए यूनिट वेक्टर होता है जो कि फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। चलिए अब एक्चुअल में ये फोर्स कौन सा है, यहाँ 1 2 लिखा है, तो ये फोर्स भी हमारा 1 2 होगा। फोर्स ऑन 2 बाय 1, दूसरे वाले चार्ज पर पहले वाले का फोर्स, दूसरे वाले चार्ज पर पहले वाले का फोर्स, ठीक है। और ऐसा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो F21 हो जाएगा। सब वैल्यूज सेम रहेंगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन, अब ये R21 हो जाएगा। ये तो डिस्प्लेसमेंट है और ये उसका यूनिट वेक्टर है जो सिर्फ बताता है उसकी डायरेक्शन को क्लास, ठीक है। तो ये हमने इसका वेक्टर फॉर्मूला देख लिया है। इससे जुड़े हुए एग्जांपल आपको बता देता हूँ मैं, यहाँ दिए हैं, इजी हैं। मैं इससे जुड़े हुए कुछ बैक साइड में क्वेश्चंस हैं वो दिखा देता हूँ आपको। लास्ट पेजेस पे क्वेश्चंस होते हैं इसके, हम वो सॉल्व करते हैं जो अननोन है। चलिए पहला ही क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर, टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर हैविंग चार्जेस, इनके ऊपर चार्जेस ये हैं 2 × 10⁻⁻7 और 3 × 10⁻⁷ कूलम, और वो एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है एयर में, ठीक है। हमको इनके बीच का फोर्स फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब मैं गिवन वैल्यूज लिख लेता हूँ और आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखिए गिवन वैल्यू क्या है, ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.1 है। तो वी नीड टू फाइंड फोर्स, यहाँ हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकालना है, डायरेक्शन की बात उन्होंने करी नहीं है कि व्हाट इज़ द फाइनल फोर्स ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन किस तरफ है, कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, सिर्फ फोर्स पूछा है। हमें चार्जेस चाहिए होते हैं, Q1 कितना दिया है, हमें 2 चार्जेस दिए हैं। पहला चार्ज बुक में दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलम पर। बेटा आप ध्यान रखना, इस यहाँ पर पावर में माइनस है, इसको नेगेटिव चार्ज मत मान लेना। नेगेटिव चार्ज जो होता है ना उसमें यहाँ पर माइनस दिया रहेगा साफ साफ, नहीं तो कन्फ्यूजन में हम इसको माइनस का चार्ज मान लें। उसी टाइप से Q2 हमको दिया है 3 × 10⁻⁷, Q1 Q2 पता चल गए। डिस्टेंस R जो है हमें दे रखी है क्वेश्चन में 30 सेंटीमीटर, बट हमने क्या देखा है कि हमेशा हमको डिस्टेंस मीटर में चाहिए, तो हम इसको 100 से डिवाइड कर यहाँ करेंगे। अगर 30 को मैं 100 से डिवाइड कर दूँ 30 को, तो ये सेंटीमीटर से मीटर बन जाती है। तो चाहे या फिर मैं आपको एक बहुत नया तरीका सिखाता हूँ, आप उस तरीके से कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये मत करिएगा, ठीक है। ये भी सही है बट हम डायरेक्ट देखते हैं। हमको सिखाया जाता है क्लास 11th में कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स सिखाते हैं, तो हम यहाँ बस उनकी वैल्यू रखेंगे डायरेक्ट। क्या रखेंगे? डायरेक्ट वैल्यू। R बराबर है 30, सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻², तो मैंने सेंटी की जगह रख दिया 10⁻², मेरा काम खत्म हो गया। और ये सेंटी की जगह वैल्यू रख दी, तो अब क्या बचेगा? ओनली यूनिट क्या बचेगी? मीटर।
तो ये हो गया हमारा काम, ये मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये तरीका ज़्यादा बेटर है, क्यों? क्योंकि हमारे पास Q1 Q2 भी पावर के फॉर्म में है, तो सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक 0 है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 इंटू 10 लिख सकते हैं ना। 30 क्या होता है 3 इंटू 10, यहाँ पर 10 की पावर 1, यहाँ कितनी है 10 की पावर -2। सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 में से 1 पावर जाएंगी तो पावर 1 बड़ा 2 है माइनस का है, तो ये हो गई आपकी डिस्टेंस r इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -1 मीटर। चलिए, ये मैंने सारी वैल्यूज़ आपको निकाल के दिखा दी, हम यहीं पर ही सॉल्यूशन कर लेते हैं। आप क्या करना, जो मैं यहाँ कर रहा हूँ उसको इसके नीचे कर लेना एग्जाम में, और कुछ भी नहीं है। f की वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इसकी वैल्यू मैं पहले बता चुका हूँ 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये दो वैल्यूज़ क्या है हमारी, एक है 2 इंटू 10 टू द पावर -7, दूसरा है 3 इंटू 10 टू द पावर अपॉन में 3 इंटू 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर, क्योंकि r का स्क्वायर होता है अपॉन में, ध्यान रखिएगा। चलिए न्यू पेज पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 9 2 3 तीनों नंबर हैं, तीनों का मल्टीप्लाई कर लो। 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 54 आएगा। तो f की वैल्यू रख दी हमने 54। देखिए यहाँ पर 10 की पावर 9 है और 10 की पावर -7 है। जिन बच्चों को ये नहीं आता है वो ध्यान से देखना आप, जब बेस सेम होते हैं, जैसे बेस 10 है तो पावर माइनस हो जाती है, सॉरी प्लस हो जाती है। मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाती है, डिवाइड में है तो माइनस हो जाती है। लेकिन यहाँ पर पहले से ही इनकी जगह माइनस है, तो ये कुछ ऐसा होगा 9 -7 मैं सिर्फ पावर की बात कर रहा हूँ अभी। तो 9 की पावर में क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 14, तो आपका आंसर आएगा -5। यानी आप 10 की पावर लिखोगे -5। आपको डायरेक्ट करना होता है, एग्जाम में कोई नहीं पूछता है कहाँ से, ऐसा ही होना चाहिए बस। तो आपको करने का तरीका बता दिया कि भाई ये 10 की पावर 9, 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, तीनों मल्टीप्लाई में है। अगर मल्टीप्लाई में तो पावर जुड़ जाती है, लेकिन खुद पहले से ही माइनस है इसलिए माइनस लगा दिया हमने। 9 -7 -7, माइनस माइनस प्लस, 7 और 7 14, अब ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 9 गए तो बचा 5 माइनस का, तो 10 की पावर -5 अपॉन में क्या होगा 3 का स्क्वायर और 10 की पावर -1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 10 की पावर -1 का स्क्वायर होगा 3 की पावर -2। कैसे हुआ ये भी समझ लीजिए। तो स्टूडेंट ये हुआ कुछ ऐसे कि वहाँ लिखा था 3 इंटू 10 की पावर -1 के ऊपर स्क्वायर, तो स्क्वायर 3 पर भी है, 3 पर लगाया, और स्क्वायर इसके ऊपर भी है। लेकिन जब पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई होता है, 2 1 जा 2, माइनस प्लस माइनस, इसलिए यहाँ पर ही लिखा गया। 9 इससे कट जाएगा कितने टाइम, 6 बार, इंटू ये 10। अब यहाँ पर ध्यान रखना 10 की पावर -5, जब बेस 10 है लेकिन बीच में डिवाइड लगा है, मतलब अपॉन में है, तो जब अपॉन में होता है तो प्लस नहीं होता है, माइनस होता है। और माइनस के लिए ये मैंने फॉर्मूले का माइनस लगाया, मैं आपको फॉर्मूला लिख दूँ कभी कंफ्यूज हो। 10 की पावर a है ऊपर, नीचे 10 की पावर b है, तो फॉर्मूला होता है 10 की पावर a माइनस बी, यानी पावर के बीच में माइनस लगता है। तो ये वाला माइनस फॉर्मूले का है और ये पहले से -2 है स्टूडेंट। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, 10 की पावर -5 माइनस माइनस प्लस 2, तो फाइनल आंसर f का कितना आया 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ठीक है, ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। क्लियर है क्लास? तो आसान था हमारा क्वेश्चन, कुछ खास कठिन नहीं था, कर चुके हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, ये आप बहुत आराम से कर लोगे, हम नहीं करवाने वाले आपको ये। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनादर स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज दिस, मतलब ये एक चार्ज स्फेयर है, मतलब ये एक चार्ज Q1 है, ये एक और चार्ज है Q2, एक प्लस है एक माइनस है। एयर में उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ना। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फेयर, तो इसी क्वेश्चन में सिर्फ डिस्टेंस निकालना है।
ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है क्लास, आप लोग कर सकते हैं इसको। फॉर्मूला वही है, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख के थोड़ा सा हिंट दूंगा, आप कर लोगे। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आपको फोर्स की वैल्यू दे रखी है, आपको ये दोनों चार्जेस दे रखे हैं, इसकी वैल्यू आप जानते हो, बस आपको आर चाहिए। तो आर करने के लिए आपको इस आर को इधर करना है, एफ को यहाँ लाना है, सॉल्व हो जाएगा। आप ट्राई कीजिएगा स्टूडेंट, बहुत ईजी है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, 1.3 का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जरा। हमको एक रेशियो दिया है KE² GME/MP इज डायमेंशन लेस, चेक दैट द रेशियो, ये रेशियो डायमेंशन लेस होगा क्या। लुक अप द फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इस रेशियो की वैल्यू निकालना है आपको, बताना है क्या इसका कोई सिग्निफिकेशन है। स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, और बहुत इजी भी है। हमको एक रेशियो दे रखा है 1.3 क्वेश्चन में, बोला गया है KE² अपॉन GME और MP। तो स्टूडेंट समझिए बात को, मैं बताऊं आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, दोनों के ऊपर चार्ज कितना होता है, E होता है। हमने पहले दिन ही पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, E होता है। तो ये जो हमको दिया है ना, ये रिलेशन है, ये रेशियो है, किस चीज का रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ, ये क्या है, रेशियो ऑफ, ये रेशियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू किसका रेशियो है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है, लेकिन किसके बीच में, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाले। तो इसको बस ऐसे बता दिया, मैं इसको लिखवा देता हूं। इसका आंसर क्या लिखोगे, दिस इज, कैसे हुआ अभी वो भी समझ लेना। दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड टू इलेक्ट्रो, ये रेशियो किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक टू, थोड़ी सी राइटिंग मेरी खराब हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, एक लगने वाले इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का ये एक रेशियो है क्लास, ठीक है। सो क्लास कैसे मैंने समझा मैं बता दूं। अभी हमने क्या देखा कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला एफ फोर्स, एफ सी बोल देता हूँ, कोलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या एफ ई बोल दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन रखा है और एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों आर डिस्टेंस पर है। इलेक्ट्रॉन का मास m मान लो, प्रोटॉन, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। आपको तो जो उन्होंने पूछा है तो हम वो बता रहे हैं। उन्होंने पूछा क्या ये क्या है, तो हमने लिख दिया ये रेशियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये समझाने के लिए सिर्फ, है ना। और इसका मास mp है, ठीक है। तो इनके पास बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, के ई इंटू ई, क्योंकि दोनों पे चार्ज तो सेम होता है और हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, तो माइनस प्लस भी नहीं लगाएंगे। तो ई इंटू ई, के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है एफ जी लिख लो इसको। ग्रेविटेशनल फोर्स हमने लास्ट ईयर पढ़ रखा है, जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। M1 यानी एम ई, एम पी यानी मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में आर स्क्वायर। अगर इन दोनों को रेशियो में लें, रेशियो मतलब इस प्रकार अपॉन में लें, तो क्या होगा, ये अपॉन के अपॉन वाली वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, और एफ ई अपॉन एफ जी का जो रेशियो हमको मिलेगा वो वही मिलेगा जो ऊपर लिखा है, के ई इंटू ई का स्क्वायर अपॉन में जी
MP। देखिए कैसे, देखिए ये अपॉन में है तो ये अपॉन में आता है यहाँ पर, और ये अपॉन के अपॉन वाला ऊपर जाता, फाइनली एक दूसरे से कैंसिल ही होते, इसलिए इनको मैंने यही कैंसिल कर दिया। तो ये किस चीज़ का रेशो है पता चल गया आपको, ये रेशो है FE/FG का। ठीक है, FE/FG का रेशो है। ये आप भले ही अपने एग्ज़ाम में करके ना दिखाएं, कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि उन्होंने पूछा ही नहीं है कि ये कैसे बना, ये तो मैंने बनाना आपको सिखाया। आपको क्या करना है वो देखिए, आपको सिर्फ ये लिखना है, अगर कॉपी में लिखना चाहें आप ये आप लिख लें, लेकिन एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर बोलेंगे कि हाँ ये कैसे आया तो बताना आप, दिस इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम ईच अदर। ये और जोड़ लेना, ये लाइन और जोड़ लेना, विच इज़ डिस्टेंस r मीटर फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से r मीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, चलिए पेज को हटा रहा हूँ मैं आपके लिए। स्टूडेंट अब देखते हैं फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फोर्सेस हेडिंग डाल लो आप लोग, फोर्सेस एमंग या बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस का मतलब एक जगह एक से ज़्यादा चार्जेस हैं। अभी तो हमने क्या देखा था, ये जो वैल्यू निकाली थी ये सिर्फ 2 चार्जेस के लिए थी। अब हम एक साथ देखते हैं कि सपोज यहाँ पर एक चार्ज Q1 है, एक और चार्ज Q2 है, कोई एक और चार्ज आ गया -Q3, एक और चार्ज यहाँ पर रखा है Q4, और मैं पूछूं कि Q4 के ऊपर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग। तो क्लास ध्यान से देखिएगा यहाँ पर आप कि यहाँ पर कितने चार्जेस हैं। पहला चार्ज है, ये इस पर एक फोर्स लगाएगा, ये प्लस है ये प्लस है, तो ये इनसे मिलने वाली लाइन से रिपल्शन में ऐसा फोर्स लगाएगा। समझना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। आप सबको 2-2 के पेयर में लेके चलो, हो जाएगा। ये दोनों चार्जेस हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये इसको दूर दिखाएगा, ये इसको दूर दिखाएगा, तो ये चार्ज इस पर क्या फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में Q14 लगाया। ये ऑब्जेक्ट इस पर चार्ज लगाए, फोर्स लगाएगा, लेकिन ये माइनस प्लस है, मतलब ये माइनस वाला चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा, तो ये इस पर फोर्स किस तरफ लगाएगा, कुछ अपनी तरफ लगाएगा। माइनस का चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा, जैसे प्लस वाला दूर भगा रहा था, ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स कौन सा हो गया, ये हो गया 3-4, सॉरी F लिखना, Q गलती से मैंने यहाँ Q लिख दिया स्टूडेंट्स, यहाँ F लगा लो, ये भी F है और ये भी F है। ये कौन सा फोर्स है, F34 है। और ये ऑब्जेक्ट भी क्या कर रहा है, इसको प्लस प्लस, ये भी इसको दूर धकाएगा, तो ये भी इस पर एक फोर्स लगाएगा जिसकी वैल्यू है F क्या है ये हमारा 24। तो स्टूडेंट अगर मुझे इस पर ये नेट फोर्स निकालना है, इन तीनों के होने के बावजूद मुझे एक फाइनल कितना फोर्स लगेगा, तो हम इन तीनों का वेक्टर सम कर सकते हैं। इन तीनों के वेक्टर सम से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। वेक्टर एडिशन जो क्लास 11 में पढ़ते हैं उसके यूज से हम निकाल सकते हैं कि इस पर फाइनल फोर्स किस तरफ लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, ये वैल्यू हमको यहाँ पर पता चल जाती है। ठीक है, तो इन तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स है, क्योंकि तीनों वेक्टर है, हम लोग क्लास 11 में वेक्टर सीख के आए हैं, तो हम इसकी हेल्प से कर लेते हैं क्वेश्चन कि किस प्रकार से इस पर फाइनल फोर्स निकालना है और उसकी डायरेक्शन निकालना है। ठीक है, सो स्टूडेंट अगर इस F पर मैं टोटल नेट फोर्स निकालना चाहूँ तो इन तीनों का वेक्टर एडिशन मुझे करना होगा, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इसको। तो वेक्टर F14 प्लस वेक्टर F24 प्लस वेक्टर F34, इन तीनों को प्लस करके मैं इस पर एक नेट फोर्स फाइंड कर सकता हूँ। या और भी कितने भी चार्जेस हों स्टूडेंट, इसके आसपास जितने चार्जेस हों, बस तरीका यही है कि हम उसकी प्रॉपर डायरेक्शन बनाएं, है ना, और उससे वैल्यू बहुत आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि इनकी वैल्यू क्या होंगी, तो आप देखिए हम लोग वैल्यू भी लिख लेते हैं। F1 और 4 के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा 1 और 4 के बीच में, वो क्या होगा, 1 और 4 के बीच में लगने वाला फोर्स जो है
हम के तो सभी के लिए सेम ही होगा, इसमें भी के आएगा, इसमें भी के आएगा, इसमें भी से है, तो मैं के सबसे पहले सब में लगा लूँगा। के की वैल्यू मैं बता चुका हूँ 1/4πε0, इसलिए यहाँ पर छोटा करना है जगह के हिसाब से, इसलिए मैं के लिख रहा हूँ। और F14 है तो चार्जेस क्या होंगे Q1 और Q4, Q1 Q4 अपॉन में आता है इनके बीच की डिस्टेंस। तो इनके बीच की डिस्टेंस कौन सी लोगे आप, क्योंकि हम ये वेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम ये लेंगे 1 से 4 की तरफ, तो ये होगा R14 का स्क्वायर, और यहाँ पर उसी R14 का वेक्टर यूनिट वेक्टर लेना है। जो R1 का यूनिट वेक्टर ही हमको क्या दिखाता है, इसकी डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है स्टूडेंट, इसकी डायरेक्शन हमको शो करता है। सेम तरीके से यहाँ पर भी आप क्या करोगे, F24 में सेम लिखोगे, के 2 और 4 है तो Q2 इंटू Q4 अपॉन में R2 से लेके 4 तक R24 का स्क्वायर, और यहाँ पर उसी का यूनिट वेक्टर R24 का यूनिट वेक्टर R24 के, फिर प्लस यहाँ पर लगने वाला फोर्स K इंटू Q3 इंटू Q4। यहाँ एक गलती मत करना, इसको माइनस मत लिख देना, क्योंकि ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन के लिए हम लोग फोर्स लगा ही रहे हैं, इसलिए यहाँ पर -Q3 दिया है तो -Q3 मत लिखना आप, ये तो गलत हो जाएगा। डिस्टेंस R34 इनके बीच की, उसका स्क्वायर, और यहाँ पर उसका यूनिट वेक्टर R34 पर कैप। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो डिस्टेंस है ना वो प्लस माइनस अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, ये जो डिस्टेंसेस है ये अपने आप माइनस प्लस हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन है ना इस वजह से। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। कुल मिला के हमको बस थोड़ा सा वेक्टर एडिशन अगर आता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे, कुछ नया लॉजिक नहीं है, बस हमको एक छोटा सा डायरेक्शन का खेल आना चाहिए। फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसको वेक्टरली ऐड कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये इन दोनों को मुझे अगर प्लस करना है ना, इन दोनों को अगर हमें प्लस करना है तो क्या होता है, जैसे ये यहाँ ऐसा है तो इस वेक्टर को हम पैरेलली ऐसा यहाँ लेके आते हैं, ये वेक्टर को पैरेलली यहाँ से यहाँ लिखते हैं। क्लास 11 में हमने सीखा है कि जहाँ एक वेक्टर ख़त्म होता है वहाँ से दूसरा वेक्टर लगा दें, तो ये जो है इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है। क्या है ये, इन दोनों का एक रिजल्टेंट वेक्टर हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब जहाँ पर ये वेक्टर फिनिश हो रहा है, मतलब अब ये इन दोनों का मतलब ख़त्म हो चुका हमारे लिए इन दोनों का मतलब अब ये हो गया है कि फोर्स यहाँ से कुछ जो भी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसा चल रहा है, ऐसा। अब हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को यहाँ से यहाँ पैरेलल लाते हैं, इसको यहाँ से यहाँ अगर मैं पैरेलल लाऊँ तो ये कुछ ऐसा आएगा। तो अब फाइनली इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फाइनली फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई, हो गया सॉल्व। तो फाइनली फोर्स कहाँ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। अब इसके अलावा हमको पता है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर मतलब ये आर के फॉर्म, सॉरी एफ लिख लो इसको। मान लो इन दोनों का मुझे ये निकालना हो ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड मतलब जैसे 1 कूलम 2 कूलम 0.5, तो ये फॉर्मूला हम पहले भी बता चुके हैं, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। इनके बीच में लगने वाला थीटा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कितने डिग्री पर एक दूसरे से काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन करूँगा तो मैं और आपको समझा दूंगा क्लास, तो इस टाइप से हमको निकालना होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल तो नहीं लेंगे हम, बैक साइड का एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ये क्वेश्चन है हमारा 1.6। ठीक है, 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन जो है वो थोड़े से अपने न्यूमेरिकल बेस्ड कम है ना, तो इजी आप कर लेना। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं समझा दूंगा आपको। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि न्यूमेरिकल चीज़ें आपको समझा सकूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा इशू आते हैं। बाकी थ्योरी तो मैंने आपको कूलम लॉ से जुड़ी हुई सारी समझा दी है। 1.6 क्वेश्चन में दिया है कि QA, QB, QC और QD 4 चार्जेस हैं। एक 2 माइक्रोकूलम है, एक -5 माइक्रोकूलम है, एक और 2 माइक्रोकूलम है और एक और -5 माइक्रोकूलम है, जो कहाँ लोकेटेड हैं, एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD। कोई स्क्वायर है ABCD, उसके कोने पर है और वो स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। और अगर
स्क्वायर के सेंटर पे मैंने एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया, तो इन चारों की वजह से उसके ऊपर नेट कितना फोर्स लगेगा, फाइनल फोर्स कितना लगेगा, ये डायग्राम बनाएं। डायग्राम के बिना तो समझ ही नहीं आएगा। एक स्क्वायर बना लो, इसको पॉइंट ए दे दो, पॉइंट बी नाम दे दो, सी दे दो, डी दे दो। तो यहाँ पर एक चार्ज रखा है क्यू ए, कितना है भाई क्यू ए, क्वेश्चन में दिया है 2 माइक्रोकूलम। बी पर एक चार्ज रखा है क्यू बी, जिसकी वैल्यू दे रखी है -5 माइक्रोकूलम। सी पर एक चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू दे रखी है, सी पर जो चार्ज है वो भी 2 माइक्रोकूलम का है। और डी पर जो एक चार्ज रखा है वो भी रखा है -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी पता है स्क्वायर की? सारी साइड 10-10 सेंटीमीटर दे रखी हैं, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10, सबके बीच का डिस्टेंस 10-10 है। अब डायगोनल बना दो, क्योंकि डायगोनल जहाँ एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं वो ही हमारा क्या होता है स्टूडेंट, वो ही हमारा सेंटर होता है। और इस सेंटर पर हमने एक चार्ज रखा है यहाँ पर 1 माइक्रोकूलम का, और हमको पता लगाना है कि ये सब लोग इसको खींचातानी कर रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो फाइनली वो किस तरफ जाएगा, डायरेक्शन क्या होगी और क्या फोर्स उस पर लगेगा, ये हमको फाइंड करना है। तो हम पहले डायरेक्शन निकाल लेते हैं स्टूडेंट, है ना भाई। ये प्लस का चार्ज है और ये भी प्लस का चार्ज है, तो ये इसको किस तरफ धकाएगा, ये इसको इस तरफ धकाएगा, यानी QA1। अब इसको P नाम दे दूं क्या, तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो QAP मतलब P वाले चार्ज को ये वाला चार्ज इस तरफ धकाएगा, क्योंकि दोनों में रिपल्शन होगा। ये वाला भी इसको उधर धकाएगा, तो ये हो जाएगा QCP। ये वाला चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा, QBP, और ये वाला चार्ज इसको अपनी ओर खींचेगा, QDP। सो स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिए, इस पर 4 फोर्सेस लग रहे हैं। ये 2 फोर्सेस एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में हैं, ये 2 फोर्सेस एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन पे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर चार्ज 2 है और 1 है, इन दोनों में कितना चार्ज है, 2 और 1 है। यहाँ पर भी चार्ज 2 और 1 है, मतलब चार्ज तो बराबर है ना। और डायरेक्शन दोनों की अलग है, जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है उतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये स्क्वायर है। क्या है ये, स्क्वायर है। इसका मतलब ये हो रहा है कि जितना फोर्स ये अपनी तरफ से खींच रहा है ना, उतने फोर्स से ये भी खींचे हुए हैं, मतलब सॉरी, जितने फोर्स से ये इसको रिपल कर रहा है उतने फोर्स से ये भी उसको रिपल कर रहा है। मतलब नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स तो 0 हो गया इन दोनों की तरफ, ना वो इधर जा सकता ना इधर, क्योंकि जितने फोर्स से ये धका रहा है उतने से ये धका रहा है। इसका मतलब ना वो इसकी तरफ जाएगा ना इसकी तरफ। सेम की सिचुएशन यहाँ है, यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में कितना चार्ज है, -5 1, यहाँ पर भी -5 1, डिस्टेंस ये भी बराबर और ये भी बराबर। मतलब जितना फोर्स ये, जितने फोर्स से ये इसको खींच रहा है उतने से ये खींच रहा है। मतलब देखा जाए तो उसके ऊपर टोटल फोर्स क्या हो गया, 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। फोर्स क्लास 11 में पढ़ के आए हैं, फोर्सेस अगर सेम हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उन पर क्या होता है, नो फोर्स, नेट फोर्स कुछ भी नहीं होता। इधर भी देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे, तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा स्टूडेंट, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ क्या क्या लिखेंगे, बिकॉज, या पहले तो ये लिख लो सिंपली, आप तो ये लिख लीजिए कि FAP, इसको मैंने गलती से Q लिख दिया सब जगह, इनको F कर लेना भाइयों, वो Q लिखते लिखते मैं भूल ही गया, इसको F लिख लेना, ये फोर्स है। तो FAP इज इक्वल टू -FCP, दोनों फोर्सेस सेम ही है ना, क्योंकि चार्जेस तो दोनों जगह सेम है। ठीक है, और FBP इज इक्वल टू -F इज इक्वल टू -FDP, सॉरी
मतलब ये दोनों फोर्सेस सेम है, बस डायरेक्शन अलग है इसलिए मैंने माइनस लगाया। ये दोनों फोर्सेस सेम है, डायरेक्शन अलग है, ये दोनों फोर्सेस सेम है, डायरेक्शन अलग है इसलिए। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, चाहो तो इनको करके दिखा देना बच्चों, इतना तो आपको अब आ ही गया होगा, 1/4πε0 है ना, लेकिन करने की ज़रूरत आई थिंक नहीं है। रीज़न क्या लिख दोगे यहाँ, रीज़न लिख दो, रीज़न भी लिख दो ना, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज Q1 एंड Q2 एंड R सेम फॉर बोथ फोर्सेस। मतलब इसलिए रीज़न लिख रहा हूँ कि दोनों फोर्सेस में Q1 Q2 और R सेम है। जब Q1 Q2 और R सेम है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो जरा आप, फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 और R स्क्वायर। ये तीन चीज़ों पे तो डिपेंड करता है फोर्स। अब ये तीनों चीज़ें बराबर हैं, Q1 Q2 बराबर है इसके लिए और इसके लिए, उनके बीच की डिस्टेंस ये R और R बराबर है, तो फिर फोर्स तो सेम ही होगा ना, बस डायरेक्शन अलग अलग है। यही रीज़न आप यहाँ भी डाल देना तो काम हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा आपका FAP प्लस FBP प्लस FCP और FDP। ठीक है, आपका FAP किसके बराबर है, FAP जो है वो F माइनस FCP के बराबर, यहाँ लिख दो इसकी जगह माइनस FCP। FBP जो है वो आपके माइनस FDC के बराबर है, तो इसकी जगह मत लिखो कुछ भी, या इसकी जगह लिख दो, इसकी जगह पे माइनस FDC लिख दो, प्लस इसकी जगह तो कुछ लिखना नहीं है, तो इसकी जगह भी कुछ लिखना नहीं है। क्यों, क्योंकि ये DP जो है DP से कट जाएगा, CP जो है CP से कट जाएगा, तो फाइनल फोर्स क्या हो जाएगा, फाइनली इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है स्टूडेंट, देयर इज़ नो फोर्स ऑन इट। वो आराम से बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, कोई कुछ परेशान नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उस पर कोई नेट फोर्स लग ही नहीं रहा है, क्योंकि सब अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, दो रिपल कर रहे हैं, दो खींच रहे हैं, बात बराबर हो जाएगी। क्लियर है क्लास। तो क्लास ये देखा हमने आज फोर्स लेस, मतलब ये जो हमारा वीडियो था कूलम लॉ के ऊपर था, कम्प्लीटली हम कर चुके हैं, है ना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मैंने बता दिए हैं, तो आई थिंक आपको कूलम्स लॉ अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कुछ और पार्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या उनके बारे में डिस्कशन करेंगे।